Good morning all of you. Myself Dhananjay Pandey from School of Studies in Biotechnology, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर। आप सभी का इस लेक्चर में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा AFLP। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ व्हाट इज AFLP। ठीक है, तो इट इज एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या होता है? एम्प्लीफाइड मतलब हम इसमें DNA में एम्प्लीफिकेशन देखने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको पता है एम्प्लीफिकेशन जनरली DNA का होता है विद हेल्प ऑफ PCR। फ्रैगमेंट इसका मतलब बहुत सारे हमको फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, है ना। बहुत सारे हमको फ्रेगमेंट मिलेंगे, जैसा कि आप देखेंगे कि अभी हम DNA यूज़ करेंगे। DNA को कट करेंगे तो कट करने के बाद आप यूज़ करेंगे जैसे कि बहुत सारे EcoR1 या HINT3, FARM-H1, बहुत सारे मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जिनके माध्यम से हम DNA को कट करेंगे, और कट करेंगे तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे। सो दैट इज फ्रेगमेंट। लेंथ का मतलब क्या होता है? जब हम फ्रेगमेंट को काटेंगे तो हर आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर जगह से काटें, क्योंकि हर किसी का एक स्पेसिफिक साइट होता है जहां से वो अपना कटिंग करता है, जिसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक साइट। दे आर द सिग्नेचर सीक्वेंसेस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का अपना एक सिग्नेचर सीक्वेंस होता है जहां से वो कट करता है या क्लीव करता है, और क्लीव करके बहुत सारे फ्रेगमेंट जनरेट करता है, और हर फ्रेगमेंट्स के लेंथ अलग अलग होते हैं। कुछ फ्रेगमेंट छोटे लेंथ के होंगे, कुछ फ्रेगमेंट्स आपके बड़े लेंथ के होंगे। तो दिस इज लेंथ। इसी में ही हमको क्या पढ़ना है? पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है। ओके, सो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म मींस देयर इज ए डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ दोज nucleotides in the gene. So that is the polymorphism. Thereby one individual is different from the other individual. So ये तो हो गया by the name how we can understand this technique. आइए इस टेक्निक को डिटेल में समझते हैं। AFLP शुरू करने से पहले एक और चीज जो जरूरी है आपको समझ जाना, वो होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल जैसे EcoR1 एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आपका मॉलिक्यूलर सीजर है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। अगर उसका कटिंग साइट स्पेसिफिक कुछ इस प्रकार से है GAATTC। ओके, अब इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएं तो C का कॉम्प्लीमेंट्री G, T का A, T का A का T, A का T और G का C। इस प्रकार से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनता है। अब आप देखेंगे इधर से आप अगर पढ़ें चाहे इधर से आप पढ़ें, दोनों सीक्वेंस आपको एक जैसे दिख रहे हैं। इधर से भी CTTAAG, इधर CTTAAG, मतलब रीडिंग इस तरफ से करें या उस तरफ से करें, हमको एक जैसे ही सीक्वेंस मिल रहे हैं। सच सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। तो इन सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जो होते हैं हर पर्टिकुलर आपके मॉलिक्यूलर सीजर्स जो भी होते हैं या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। लेट अस वी हैव कंसीडर्ड वन एग्जांपल फॉर EcoR। अब इस टेक्निक को हम समझने का कोशिश करते हैं। व्हाट इज ऑल अबाउट AFLP। एक चीज और यहाँ पर बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका AFLP जो आपका टेक्निक है, ये दो टेक्निक का कॉम्बिनेशन है। वन इज RFLP एंड RAPD। ठीक है, RFLP में हम लोगों ने देखा था कि वी हैव यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम लोगों ने यूज करके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन किए थे, और उसके बाद लेंथ के थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म हम लोगों ने वहां पर लेंथ के थ्रू देखा था। लेकिन RAPD में हम लोगों ने जनरली देखा था इट इज ए PCR बेस्ड टेक्निक। सो इट इज समवेयर और द अदर इट इज ए PCR बेस्ड टेक्निक, और यहाँ पर हम लोगों ने एम्प्लीफिकेशन करके यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म देखने का प्रयास किया था। लेकिन जो आपका AFLP टेक्निक है वो कहीं ना कहीं ये दोनों प्रिंसिपल्स को, RFLP के और RAPD के दोनों प्रिंसिपल को एम्प्लॉय करता है, और फिर इसके बाद
पॉलीमॉर्फिज्म डिटेक्ट करता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करता है। So let us consider we have suppose two human. So this is human number 1 and here you have the DNA of human number 2. ठीक है, हम लोगों ने दो इंडिविजुअल लिए, ये हो गया आपका ह्यूमन नंबर 1, ये हो गया आपका ह्यूमन नंबर 2। दोनों से हम लोगों ने डीएनए निकाल लिया, ये आपका डीएनए आइसोलेट हो गया, यहाँ पर भी हमारा डीएनए आइसोलेट हो गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया इस टेक्निक में हम आरएफएलपी के भी प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं और आरएपीडी के भी प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला होता है आरएफएलपी के प्रिंसिपल को अगर हम यूज करते हैं तो यूज करना है हमको क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और यहाँ पर भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल हम ह्यूमन 1 में करेंगे वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल हमको ह्यूमन 2 में भी करना है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जहाँ हम यहाँ पर जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस को इस ह्यूमन 1 के जीनोम में कट करना चाह रहे हैं उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम ह्यूमन 2 में कट करना चाह रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ह्यूमन 1 के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉर एग्जाम्पल EcoR1 से कट किया, तो हम ह्यूमन 2 के भी डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में यहाँ पर कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग करेंगे, EcoR1 ही यूज करेंगे। दोनों सेम होना चाहिए। ओके, अगर हिंट 3 यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ भी हम हिंट 3 लेंगे, यहाँ BAM-H1 ले रहे हैं तो वहाँ भी BAM-H1 लेंगे। अगर यहाँ मिक्सचर ऑफ EcoR1 या BAM-H1 ले रहे हैं तो वहाँ भी मिक्सचर ऑफ BAM एंड EcoR1 लेंगे। तो जैसा इधर ले रहे हैं वैसे उधर लेंगे, मींस देयर मस्ट बी सिमिलैरिटी इन द एंडोन्यूक्लियस व्हाटएवर हैज बीन टेकन इन बोथ द केसेस। ओके, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ट्रीटमेंट के बाद फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे 3 साइट थे जहाँ पर क्लीव हो पा रहा है। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर ऐसे क्लीव हो गया, ऐसे क्लीव हो गया, ऐसे, तो यू गॉट 3 फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं एक ऐसा साइट था जहाँ पर क्लीव हुआ, तो हमको कितना फ्रेगमेंट मिल गया, 2 फ्रेगमेंट मिला। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कट करने का यहाँ सीक्वेंस था और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 जगह कट करने में सक्षम था, और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो सेम लिया गया था वो यहाँ एक जगह कट करने में सक्षम था। तो अगर ये 2 जगह कट करेगा ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो कितना फ्रेगमेंट आपको मिला, एक ये वाला, एक ये फ्रेगमेंट और एक ये फ्रेगमेंट, तो वी गॉट 3 फ्रेगमेंट्स। ठीक है, जबकि यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब इसको कट करेगा तो एक ये फ्रेगमेंट मिलेगा और एक ये फ्रेगमेंट मिलेगा, तो वी गॉट 2 फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब ये हमको फ्रेगमेंट इस तरीके से मिल गया। अब एक चीज और यहाँ पर समझने वाली बात है कि जनरली आप देखते हैं कि जब भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी भी डीएनए को काटता है तो वो ब्लंट नहीं काटता है, स्टिकी एंड्स जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई भी डीएनए है, अगर इसको इस तरीके से काटा कि एकदम प्लेन सरफेस मिला, मतलब यहाँ एकदम स्मूथ सरफेस ऐसे मिला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लंट। और स्टिकी क्या होता है कि जब वो कुछ इस तरीके से काटे, इस तरीके से काटे कि यहाँ कुछ फ्री फ्लैंकिंग एंड्स यहाँ पर ऐसे मिल गए और यहाँ पर कुछ ऐसे फ्री फ्लैंकिंग एंड्स यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल दोनों को हम हटा के देखते हैं, वैसे करके देखेंगे तो यहाँ देखिए फ्री फ्लैंकिंग एंड्स है, ये फ्लैंक कर रहा है आगे की तरफ, और यहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होता है, ये जो होता है स्टिकी एंड जनरेट करता है। ठीक है, मोस्टली अगर हम देखें EcoR1 की बात करें तो EcoR1 जनरली स्टिकी एंड जनरेट करता है। इसका मतलब जो ये डीएनए है ये एकदम स्मूथ ब्लंट नहीं रहेगा, थोड़ा सा आगे निकला हुआ रहेगा ऐसे करके। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्टिकी एंड्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपके स्टिकी एंड्स अवेलेबल है ऐसे करके, और यहाँ पर स्टिकी एंड्स अवेलेबल है। ठीक है, अब स्टिकी एंड्स अवेलेबल होने के कारण यहाँ पर कुछ फ्री एक्सपोज्ड बेसिस हैं, यहाँ पर भी फ्री एक्सपोज बेसिस है, यहाँ फ्री एक्सपोज बेसिस है, यहाँ पर भी बेसिस है, और यहाँ पर भी फ्री एक्सपोज बेसिस है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है पीसीआर। अब हमको चलाना है पीसीआर, जैसा कि मैंने बताया था इसमें दोनों टेक्निक का इस्तेमाल, दोनों के एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आरएफएलपी के अकॉर्डिंग हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया, अब आरएपीडी के अकॉर्डिंग हम इसमें पीसीआर इस्तेमाल करेंगे। तो पीसीआर के लिए जरूरी है हम इसमें क्या डालें, प्राइमर डालें। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है कि अगर हम डायरेक्टली इसमें प्राइमर डालते हैं
तो प्राइमर ये फ्री फ्लैंकिंग एंड जो है, क्योंकि प्राइमर क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड क्या करेगा, इसके साथ बेस पेयरिंग कर लेगा, और बेस पेयरिंग करने के कारण एम्प्लीफिकेशन अच्छे से नहीं होता। ओके, तो एम्प्लीफिकेशन अगर अच्छे से हो उसके लिए हमको क्या जरूरी है, पहले इस पर्टिकुलर रीजन को हमको क्या करना पड़ेगा, सील करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रीजन को सील करने के लिए हम इसमें इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी एक मटेरियल डालते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोब। यहाँ पर भी हम डालेंगे प्रोब। तो प्रोब क्या होता है, बेसिकली आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, यहाँ पर भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करेगा, इस जो फ्लैंक्ड एंड है, स्टिकी एंड है, उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। जहां जहां भी स्टिकी एंड्स है उसके ऊपर जा जाके अटैच हो जाएगा, यहाँ पर भी अटैच हो जाएगा। ये सिमिलरली ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो अटैच करने का कारण क्या है कि अटैच अगर हम कर देते हैं तो ये फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डायग्राम में आप इसको समझने का कोशिश करिएगा। ये कुछ इस तरीके से था, ये इस तरीके से था, ये ऐसा था, ये यहाँ ऐसा था, ये ऐसा था और ऐसा, यहाँ स्टिकी एंड्स, ठीक है, यहाँ स्टिकी एंड्स, यहाँ स्टिकी एंड्स। ओके, अब ये प्रोब जब यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे। सिमिलरली यहाँ कैसे होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ कैसा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब ये प्रोब अगर इसके साथ बाइंड करता है तो ये पूरा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, और प्रोब यहाँ बाइंड किया तो ये पूरा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले स्टिकी एंड्स यहाँ पर फ्री फ्लैंक्ड था, मतलब स्टिकी एंड्स जो दिख रहा था वो स्टिकी एंड्स अब क्या हो गया, पूरी तरीके से भर गया। मतलब अब ये कैसे एंड्स जनरेट हो गए, ब्लंट एंड हो गए। अब देखिए कोई भी फ्री फ्लैंक्ड एंड नहीं दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरीके से क्लोज्ड एंड्स हो गए। ठीक है, अब क्लोज एंड्स, इसको क्लोजिंग करने के लिए ही हम प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब वंस ये क्लोज हो गए, अब हमारा प्रोसेस रेडी है, नाउ वी कैन डू द पीसीआर। अब इसके बाद हमको क्या करना है, पीसीआर का टेक्निक यूज करना है। यहाँ पर भी चलाएंगे पीसीआर। ठीक है, पीसीआर में जैसा कि आपको पता है, पीसीआर में हम सबसे पहले एक प्राइमर का इस्तेमाल करेंगे और सारे न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, बहुत सारे चेन रिएक्शंस इसमें होते हैं, और चेन रिएक्शन के फलस्वरूप जो भी आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, यहाँ पर जो भी डीएनए सेगमेंट्स हैं उसका एम्प्लीफिकेशन होगा और बहुत सारे साइकिल्स रन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऐसे ऑब्टेन होंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपके ऑब्टेन होंगे इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पर भी आपके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन हो गए और यहाँ पर भी आपके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स इस तरीके से ऑब्टेन हो। अब यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि यहाँ पर फ्रेगमेंट्स हमारे ऑब्टेन हो गए। ओके, अब फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन होने के बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारा आ गया फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट सैंपल, ये हो गया हमारा सेकंड सैंपल। अब इसको हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल में रन कराएंगे और उसके थ्रू हम इसको एनालाइज करेंगे। सो लेट अस रन द जेल। अब ये हो गया हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ आपको पता होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ हम बनाएंगे एक लेन इस तरीके से, यहाँ पर एक लेन हम बनाएंगे इस तरीके से। सो लेट अस से दिस इज लेन नंबर 1 एंड दिस इज योर लेन नंबर 2। ठीक है, इसको स्टार्टिंग में ऊपर में हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड से ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से ज्वाइन करेंगे। यहाँ हम जो भी यहाँ पर सैंपल 1 मिला हुआ था इसको माइक्रोपिपेट में लिए, लेन नंबर 1 में हमने पुट किया, फिर टिप चेंज किया, फिर माइक्रोपिपेट में हमने ये सैंपल लिया, सैंपल 2, और लेन नंबर 2 में पुट किया। अब आपको ये पता होगा क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप देखते होंगे चूंकि डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इट्स फॉस्फेट, इट इज हैविंग शुगर बेस एंड फॉस्फेट, फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज इस डीएनए को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने में कंपेल करेगा। ओके, तो डीएनए जैसे ही पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, मतलब ये इस तरफ मूव करेगा, इसका भी डीएनए जो है इस तरफ मूव करेगा, बिकॉज ऑल दे आर नेगेटिवली चार्ज। और नेगेटिव जो है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है इस डीएनए को रिपेल करेगा ताकि वो इस तरफ मूव करे, जबकि ये डीएनए इस तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि माइनस जो है प्लस को अट्रैक्ट करता है। ओके, अब इसमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, आप
H1 के केस में देखेंगे, H1 का सैंपल यहाँ लोडेड है लेन 1 में, और H2 ह्यूमन 2 का सैंपल जो है लेन नंबर 2 में लोडेड है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, H1 के डीएनए को जब हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा था तो हमको कितने फ्रेगमेंट्स मिले थे? 3 फ्रेगमेंट्स मिले थे। इसका मतलब कि डीएनए ज्यादा से ज्यादा ब्रेक हुआ है ना, ज्यादा टाइम्स ब्रेक हुआ ना, इसलिए ज्यादा टाइम्स ज्यादा फ्रेगमेंट्स मिले, इसमें कम फ्रेगमेंट मिले। तो ज्यादा फ्रेगमेंट्स मतलब ज्यादा बार कटिंग हुआ, ज्यादा कटिंग हुआ मतलब क्या हुआ? हर फ्रेगमेंट्स क्या हो गए? छोटे हो गए। ठीक है, हर फ्रेगमेंट्स क्या हो गए? छोटे हो गए। और मैंने आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बताया था कि जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, क्योंकि इसका कटिंग ज्यादा होगा तो हर फ्रेगमेंट क्या होंगे? छोटे छोटे फ्रेगमेंट होंगे। एक लेंथ को अगर हम जितने ज्यादा बार काटेंगे तो लेंथ उतना कम होते जाता है। ओके, तो अब फ्रेगमेंट ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा? लेंथ कम है। अब लेंथ कम है तो आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पता है कि जब लेंथ कम होता है तो वो क्या करता है? ज्यादा दूर तक ट्रैवल करता है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो ये कहां तक ट्रैवल करेगा? ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहां तक सपोज आ गया। और ये जो बैंड बनाएगा, बैंड का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब बैंड का इंटेंसिटी क्यों ज्यादा है? बैंड का इंटेंसिटी इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने प्रोब लगाया था, प्रोब के बाद जो पीसीआर चला था, तो पीसीआर कैसा चल रहा है? नॉर्मल पीसीआर चल रहा है, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पीसीआर में हम लोगों ने प्राइमर डाला और प्राइमर डाल के पूरा का पूरा प्रोसेस स्मूथली चल रहा है, मतलब एम्पलीफाइड प्रोडक्ट्स जो है हमको बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। इसका मतलब एम्पलीफाइड प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण बैंड का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। ओके, तो दो चीज आपको याद रखना है। पहला, चूंकि ज्यादा बार कटिंग होने के कारण लेंथ शॉर्ट हो गया, और आपको पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो शॉर्ट लेंथ फ्रेगमेंट रहते हैं ज्यादा दूर तक ट्रेवल करते हैं, इसलिए बैंड जो है ज्यादा नीचे तक का बना, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि प्राइमर के द्वारा यहाँ पर हम लोगों ने देख रहे हैं कि पीसीआर जो भी चल रहा है, पीसीआर जो हमारा चल रहा है वो नॉर्मल चल रहा है। प्राइमर हमने डाला, पीसीआर चलाया, पीसीआर नॉर्मल चल रहा है, तो हमको बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं। फ्रेगमेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब फ्रेगमेंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण बैंड का जो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी है, बैंड का जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा? आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये बैंड आप देख रहे हैं नीचे है और डार्क है। ठीक है, ह्यूमन 1 के केस में। अब जब ह्यूमन 2 के केस में हम लेन 2 में देखें तो यहाँ देखेंगे चूंकि इसमें सिर्फ एक बार ही कटिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे थे 2 बार कटिंग हो रहा था तो शॉर्ट हो गया था, यहाँ सिर्फ एक बार कटिंग हो रहा है, तो इसके तुलना में ये वाला बैंड जो रहेगा वो क्या रहेगा? थोड़ा सा लेंथ वाइज बड़ा रहेगा। ठीक है, और आपको पता है कि लेंथ में अगर बड़ा रहेगा तो वो कहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस में कहाँ पर आपका बैंड बनाएगा? थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलिए यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बनाने, और वहां पर बनाने के बाद अब चूंकि यहाँ आपका इसका जो लेंथ था थोड़ा सा ज्यादा था इसके तुलना में, इसलिए बैंड थोड़ा क्या हुआ? ऊपर बन गया, क्योंकि लेंथ ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि यहाँ पर हमने प्रोब के साथ ट्रैक किया, इसके बाद जब पीसीआर चलाया, पीसीआर में हमने प्राइमर डाला और पूरा का पूरा प्रोसेस किया, तो बहुत सारे मल्टीपल साइकिल्स के थ्रू क्या हुआ? इस प्रोडक्ट का, आपका पीसीआर के जो भी प्रोडक्ट है, इसका एम्प्लीफिकेशन और रेक्टिफिकेशन होने के बाद जो डीएनए का कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब डीएनए का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा? ये बैंड का इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा डार्क इंटेंसिटी और बैंड देंगे, है ना, क्योंकि पीसीआर का प्रोडक्ट नॉर्मली बन गया। अगर इस प्रोवाइडेड कि इन दोनों डीएनए में कोई भी म्यूटेशन या कुछ अल्टरेशंस या एबरेशंस नहीं है, नॉर्मल कंडीशंस हैं, तब इस तरीके का आपका बैंड बन जाएगा। अब हम इस बैंड को एनालाइज करने का कोशिश करेंगे, तो एनालाइज करने से हमको ये बात पता चलेगा कि जो ह्यूमन नंबर 1 है उसका बैंड यहाँ आया, और ह्यूमन नंबर 2 है उसका बैंड यहाँ आया, मतलब कि कहीं ना कहीं क्या था? इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अगर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं रहता, अगर डिफरेंसेस नहीं रहता, तो ये दोनों बैंड एक ही जगह बनता। ठीक है, एक ही जगह बनता, मतलब एग्जैक्टली वही सेम कॉपी ह्यूमन 1 में भी है, सेम कॉपी ह्यूमन 2 में भी है। जहां इको R1 ह्यूमन 1 में काट रहा है वही ह्यूमन 2 में काट रहा है, तो उतने ही फ्रेगमेंट बनते, तो आपके जेल में जो बैंड है एक पर्टिकुलर जगह पे यूनिफॉर्मली स्टैक होते, जबकि वैसे स्टैक नहीं है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो भी डीएनए है वो कहीं ना कहीं पॉलीमॉर्फिक है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग का डीएनए जो उसका सीक्वेंसेस हैं, जो उसके न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। और यही डिफरेंस होने के कारण क्या होता है? दे आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर,
और पॉलीमॉर्फिक नेचर होने के कारण इसका कटिंग जो है रेस्ट्रिक्शन, इवन तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम कट करते हैं, फिर भी कटिंग अलग अलग रीजन में हुआ, मतलब ज़्यादा फ्रेगमेंट्स बने, कहीं कम फ्रेगमेंट बने, इस तरीके से फ्रेगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और फ्रेगमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण, और चूंकि इस दोनों ह्यूमन के जो डीएनए है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, और पॉलीमॉर्फिज्म होने के कारण बैंड्स अलग अलग पोजीशन पे जाके स्टैक होंगे, और अलग अलग पोजीशन पे स्टैक होने के कारण हमको इसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। और इसके माध्यम से इस पर्टिकुलर जेल को रीड करने के बाद हम ये देखेंगे कि ह्यूमन 1 के केस में यहाँ पर मिला, ह्यूमन 2 के केस में आपका जेल जो है रन करने के बाद बैंड वहाँ मिला। तो ये बैंड में हम डिफरेंस देख रहे हैं, ऑल्दो वी आर हैविंग अ गुड इंटेंसिटी ऑफ बैंड बिकॉज ऑफ बेटर पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, बट हम देख रहे हैं पोजीशन ऑफ बैंड्स आर डिफरेंट, which shows that there is the cutting or the amplification or the cutting by the restriction endonuclease is in different particular, it has cutting somewhere at only 2 places, somewhere at 1 places, so the number of bands जो है वो ज़्यादा या कम हो रहे हैं, तो इस कारण से हमारा बैंड यहाँ पर अलग अलग जगह पे दिखाई देता है। ये शो करता है कि हमारे जो डीएनए है इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है दोनों में से। So this is all about the important technique of AFLP. I hope you understand this lecture. This is very important part from your molecular biology point of view. And इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जहन में सवाल आता है कि क्या इसका इम्पोर्टेंस हो सकता है, AFLP का टेक्निक क्यों इस्तेमाल करें। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस प्रोसेस में जो यील्ड होता है पीसीआर के बाद, जो यील्ड होता है वो बहुत अच्छा होता है। यील्ड जो पीसीआर प्रोडक्ट का होता है बहुत अच्छा होता है। रिजल्ट की रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिजल्ट बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस होता है, और इससे किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को हम फिंगरप्रिंट कर सकते हैं या उसको एनालाइज कर सकते हैं, और इसके बाद उनके डिफरेंसेस, जीनोम के डिफरेंसेस के बेस पे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं विद इन सर्टेन ग्रुप और विद इन सर्टेन क्लास, एंड वी कैन स्टडी द जेनेटिक डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं आपके AFLP को। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू।